हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत धारा के संपर्क में ओम्स लॉ डिस्कस किया था। आज के वीडियो में विद्युत धारा में ही कंटिन्यू करके हम लोग आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो रहेगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए, क्योंकि इसमें पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे व्यवस्था होती है, क्या उसका सेटअप रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट समझने के हिसाब से आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसीलिए काफ़ी ध्यान से आज के वीडियो को सुने और सब चीज़ समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो पेज नंबर 62 में है। 62 के लास्ट में देखो आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है। तो ये जो देख रहे हो इसको एक विद्युत परिपथ अर्थात इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक परिपथ है जिसके मतलब वह पाथ है, वह रास्ता है जिसमें करंट बहता है। तो इसी के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है और करंट कैसे बहता है, क्या क्या चीज़ पर निर्भर करता है। तो एक सर्किट में सबसे पहले अपने समझते हैं कि सर्किट में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक ईएमएफ का सोर्स होना चाहिए। ईएमएफ सोर्स, ईएमएफ क्या था? विद्युत वाहक बल, जो हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा है। विद्युत वाहक बल का एक सोर्स होना चाहिए। वह सोर्स होना चाहिए जिसके पोटेंशियल डिफरेंस जिसको क्रिएट करे और जिसके कारण विद्युत का प्रवाह हो। मैक्सिमम केस में ये हम लोग बैटरी से बोलेंगे कि बैटरी लगाए है सर्किट में, जिसके कारण कि ईएमएफ डेवलप हुआ है और वह विद्युत धारा का प्रवाह उसके कारण हो रहा है। तो एक सर्किट में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है विद्युत वाहक बल। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कंडक्टर बोल लो या उसको वायर बोल लो। तो एक विद्युत चालक होना चाहिए। विद्युत चालक होगा जिससे कि करंट बहेगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और जो रेजिस्टेंस है वह इसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यह दोनों चीज़ होना है। और तो जैसे कि बैटरी को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। ये जो लंबा टर्मिनल है, एक दो डंडे से, एक लंबा एक छोटा, तो लंबा वाले को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और छोटे वाले को नेगेटिव मानते हैं। तो हायर पोटेंशियल किसका है? जहाँ प्लस लिखते हैं, प्लस वाला हमेशा हायर पोटेंशियल मानते हैं, माइनस वाला लोअर पोटेंशियल, जो नेगेटिव चार्ज है उसको लोअर पोटेंशियल मानते हैं। तो यह एक बैटरी हो गया। बैटरी को तार से जोड़ा गया, यह विद्युत वाहक बल है। मतलब यह तार को, इसके पॉजिटिव को, हायर पोटेंशियल को नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ दिया गया, तो इसमें धारा प्रवाह होगी। अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, यह जो पूरा चालक है इसका जो प्रतिरोध होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, उसको हम लोग अलग से दिखाते हैं। ऐसे एक साथ में उसका रेजिस्टेंस दिखा देते हैं। तो यह उसका रेजिस्टेंस हो गया। तो अभी मान लो तुमको एक बल्ब जलाना है, ठीक है? तो क्या करते हैं, एक बल्ब अगर जलाना है तो एक बल्ब लेते हैं, ये बल्ब को हम लोग तार से लेकर के एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्विच रहता है। स्विच मतलब ऐसे स्विच, ठीक है? जब ये स्विच खुला रहता है तो ये जो सर्किट है ये ओपन रहता है। करंट बहने के लिए रास्ता कंप्लीट नहीं होता है, इसीलिए बल्ब नहीं जलता है। जब इस स्विच को बंद कर देते हैं, ऐसे करके इसको बंद कर देते हैं, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, यह रास्ता कंप्लीट हो गया। इसीलिए अब इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो हो सकता है और यहाँ से करंट फ्लो होगा तो लाइट जलेगा। तो अभी ये जो इस पूरे चीज़ का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग ऐसे आर से भी दिखाते हैं समझने के हिसाब से। तो यह इस बल्ब का रेजिस्टेंस हो गया। तो यह बल्ब को जितना धारा चाहिए
वह इस बैटरी के थ्रू सब विभवांतर प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वह धारा बहता है। तो इसका जो ईएमएफ है वो ई से लिखते हैं, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट के बीच जो विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी के हिसाब से यहाँ पे धारा बहेगी। तो अपने को ओम्स लॉ से क्या पता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो इस पॉइंट में अगर मान लो एक यंत्र लगाया जाए जिससे कि इस दो पॉइंट का विभवांतर मापा जाए, उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसको दो पॉइंट पे लगाने से उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वह हमारे को मालूम पड़ जाता है। तो ये दो पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर अगर लगाएंगे तो हमारे को मालूम पड़ जाएगा कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और इस बल्ब का रेजिस्टेंस R है तो V इक्वल्स टू आई आर हो सकता है। तो हमारे को मालूम पड़ जाएगा करंट क्या हो जाएगा, V बाई आर। अभी यह जो वोल्ट है यह क्यों डेवलप हुआ, यहाँ पे इन दोनों छोरों के बीच में ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में विभवांतर कैसे आया, वह इस दो पॉइंट की इस बैटरी के कारण आया। यहाँ पे ये पॉइंट नेगेटिव से कनेक्टेड है छोटे पोटेंशियल से, और ये पॉइंट जो है इस हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है और ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, इसीलिए यह दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो इसके कारण धारा प्रवाह होती है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है और ये जो बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये सेम होगा एकदम आइडियल कंडीशन में, अगर परंतु ऐसा वाक्य में एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक बैटरी का अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। यह आंतरिक प्रतिरोध के कारण थोड़ा सा वोल्टेज का लॉस हो जाता है और यह जो यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होता है वह बैटरी के ईएमएफ से कम होता है। तो V ये हमेशा ईएमएफ से कम होता है, ठीक है। तो अभी मान लो करंट तो सब में सेम ही बह रहा है, करंट जो यहाँ पे बह रहा है वही यहाँ पे बहेगा। तो I इज इक्वल्स टू ई बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, इसका रेजिस्टेंस प्लस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो R प्लस R, और यह V बाई आर बी होता है। V क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, और E क्या है, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। करंट पूरे सर्किट में E बाई आर प्लस आर इक्वल्स टू V बाई आर, ये भी होता है। तो इससे हमारे को समझ में आता है कि E आर इज इक्वल्स टू V ऑफ R प्लस आर, ठीक है। यह एक चीज़ है, यह हमेशा याद रखना। और वी आर को हम लोग आई प्लस वी आर हो गया ये। तो इसको वी आर को हम लोग क्या लिखते हैं, आई भी लिख सकते हैं, आई प्लस वी आर। ठीक है। इसी चीज़ को अगर अलग से देखा जाए, खाली हम लोग अगर इस फॉर्मूले को देखें, बैटरी का टोटल ईएमएफ ई है, परिपथ सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, ये बल्ब का रेजिस्टेंस प्लस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्लस आर है। तो यह दोनों पॉइंट के बीच में करंट कितना हो जाएगा, दिस टोटल ईएमएफ बाई आर प्लस आर। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस आर। तो इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई इंटू आर। आई आर क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा है, आर जो है वो बल्ब का रेजिस्टेंस है। तो आई आर क्या हो जाएगा, बल्ब के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर से वी प्लस आई आर। तो इसको हम लोग ई इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर,
यह एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना हमेशा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो बैटरी का वोल्ट है, थोड़ा सा वोल्ट ये बल्ब के पास गया और बाकी का जो वोल्ट है वो इसके आंतरिक प्रतिरोध को ओवरकम करने के लिए चला गया। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा वोल्ट उसमें लॉस हो गया। वो लॉस जो वोल्ट हुआ उसका क्या मात्रा है, उसका मेजरमेंट है I इंटू आर। इतना वोल्ट लॉस हो गया, वो बल्ब के अक्रॉस नहीं मिला हमारे को, वह इसके आंतरिक प्रतिरोध को ओवरकम करने में चला गया। ठीक है, हम लोगों ने बैटरी लगाया, मान लो 20 वोल्ट का बैटरी लगाया, 20 वोल्ट का बैटरी लगाया ताकि बल्ब जले, बट बल्ब को 20 वोल्ट नहीं मिल रहा है, उसको 18 वोल्ट मिलता है। 2 वोल्ट उसके आंतरिक प्रतिरोध में चला जाता है। जिस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो मान लो 20 में से अगर 2 वोल्ट पहले गया और बाद में कोई बैटरी लगाए जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है, आंतरिक प्रतिरोध, तो 20 में से 5 वोल्ट यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध में चला जाएगा और 15 वोल्ट बैटरी में जाएगा, बल्ब में जाएगा, तो बल्ब फिर कम तेज जलेगा। ठीक है, तो यह हुआ आंतरिक प्रतिरोध और पूरे परिपथ, इलेक्ट्रिक परिपथ। ओपन सर्किट क्या था, जब स्विच खुला था तो उसको ओपन सर्किट बोलते हैं, और जब स्विच बंद कर देते हैं, जब धारा प्रवाह होता है, उसको क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं। ठीक है, ओपन सर्किट में करंट नहीं बहता है क्योंकि करंट का रास्ता कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे ब्रेक मिल जाता है जहाँ पे स्विच खुला रहता है। और करंट हमेशा एक क्लोज्ड सर्किट में, जहाँ पे सर्किट परिपथ कंप्लीट है, उसी में अपना करंट बहता है। अब बुक में देखते हैं, यह देखो, यह रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया है जो कि इसके इन 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज नापता है, और इसका रेजिस्टेंस R है। बैटरी EMF E है और उसका आंतरिक प्रतिरोध ऐसे दर्शाया गया है, स्मॉल r है। तो I इक्वल्स टू V/R भी लिखा हुआ है, हाँ, और I इज इक्वल्स टू विद्युत वाहक बल बटा R प्लस R, टोटल रेजिस्टेंस भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह इसका होता है। यहाँ पे देखो, ये लॉस्ट वोल्ट्स लिखा हुआ है, जो मैं बता रहा था, आंतरिक प्रतिरोध के कारण कुछ वोल्टेज खो जाता है, वही लॉस्ट वोल्ट्स के बारे में लिखा गया है। यह एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना, E माइनस वी इक्वल्स टू IR। ठीक है, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्लोज सर्किट मैंने बताया क्या होता है। ठीक है, तो यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट का, एक बार फिर मैं रिवाइज करवा दूं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। हम लोगों को मान लो कुछ भी एक, जहाँ पे करंट से कोई उपकरण जलती है, मान लो तुम्हारा हीटर हो गया या टोस्टर हो गया या बल्ब हो गया, हमारे को सर्किट कंप्लीट करना पड़ता है उसका। हम लोग जब बल्ब का तार को प्लग में लगाते हैं, उसको फिर स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने से परिपथ सर्किट कंप्लीट होता है। अभी यह जो बैटरी लगाया हुआ है, यह उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, यह बैटरी के कारण विभवांतर होता है। अभी विभवांतर के कारण करंट का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, और ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो सर्किट कंप्लीट होने पर चार्ज ऐसे बहेगा। ठीक है, और जब यहाँ पे आएगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण वो वापस इस तरफ आके वापस बहता रहेगा। जब तक बहता रहेगा तब तक ये लाइट जलता रहेगा। अभी जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है, आइडियली उतना ही होना चाहिए था बल्ब के अक्रॉस भी, लेकिन इसके आंतरिक रेजिस्टेंस के कारण उतना नहीं आता है, उससे कुछ कम आता है। ठीक है, वह आंतरिक प्रतिरोध के ऊपर उसका निर्भर करता है। तो ये है पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकता, एवं चालकता। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ये फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट, ये तार, इसका रेजिस्टेंस है। तो हर रेजिस्टेंस जो है कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। प्रतिरोधकता क्या क्या चीज़ पर निर्भर करता है, अब हम लोग वो देखेंगे। हम लोगों ने देखा प्रतिरोधकता लंबाई पर निर्भर करता है। कैसे करता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माने समान अनुक्रमानुपाती होता है लेंथ से। जितनी ज़्यादा लंबी होगी कंडक्टर या चालक, उतना उसका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अर्थात
जितना मोटा तार होगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ देखो जैसे कि दो तार है, एक पतला है एक मोटा है, तो पतले तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यहाँ पे एरिया बढ़ गया है अर्थात रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तीसरा मटेरियल। मटेरियल मतलब वो क्या चीज़ का बना है, वह तार प्लास्टिक का है कि मेटल का है, कॉपर का है, तांबा का है, एल्युमिनियम का है, स्टील का है, क्या चीज़ का बना है उस पर निर्भर करता है। तो जो मेटल कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स, उसका मतलब जो धातु के बने होते हैं वह उनका प्रतिरोधकता कम होती है, और जो प्लास्टिक, ग्लास, इस तरह की चीज़ों के बने होते हैं उनका प्रतिरोधकता ज़्यादा होता है, वो लोग इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर्स बोला जाता है। और तापमान, तापमान पर क्यों निर्भर करता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि करंट, विद्युत धारा क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं ना। अभी जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे को पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन क्या एक्साइटेड ज़्यादा होते हैं, उनके एनर्जी स्टेट ज़्यादा रहता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट करते हैं और मूवमेंट करते हैं, इसीलिए उनमें ज़्यादा कोलिजन्स होते हैं और उनका जो करंट फ्लो है वह थोड़ा सा कम हो जाता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लो एनर्जी में सब कोलिजन या आपस में ज़्यादा टकराते हैं, इसीलिए करंट का जो विद्युत धारा का प्रवाह है वह थोड़ा सा कम हो जाता है, और इसी को बोला जाता है कि रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो अगर पहले दोनों चीज़ को कंबाइन किया जाए तो हम लोग लिखते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, अर्थात R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। इसको कांस्टेंट हटा के इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये होता है, इसी रो को लिखा जाता, इसका अर्थ होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो यह फॉर्मूला अवश्य याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, रो इज तुम्हारा रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर L, और एरिया उसका A इज द एरिया। तो यहाँ पे देखो इसे लिखा हुआ है, ये मार्क कर लो, याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तापमान में रो बढ़ता है इसीलिए रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और इसको प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है, रो को रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। और प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर है इसका यूनिट। तो यह सब बातें याद रखने की है। यहाँ पे जो दिया हुआ है वह प्रतिरोधकता का तापमान से कैसे चेंज होता है, और अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स और सुपरकंडक्टर्स का क्या बिहेवियर रहता है उसके ऊपर है। तो वो सब का टेम्परेचर से कैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है उसके ऊपर है। तुम लोग एक बार उसको रीडिंग कर लोगे तो समझ में आएगा। तो ये आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।